तो मित्रों नमस्कार। जी माइंड टेक के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। फरवरी ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का करते हैं अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ईमेल का प्रयोग होता है केवल सोमवार को, साप्ताहिक या 24x7 या फिर सोमवार और मंगलवार। देखिए ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल और इसको हम कभी भी भेज सकते हैं। वो कोई दिन या कोई सप्ताह वगैरह इसके लिए फिक्स नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 24x7। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में अधिकतम 100% जूम किया जा सकता है। देखिए लिब्रे ऑफिस का कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो राइटर हो या फिर कैल्क हो या फिर इम्प्रेस हो, तो उसमें अधिकतम जूम सबका अलग अलग है। तो ये वाला स्टेटमेंट इसका हो जाएगा फॉल्स। याद कर लीजिएगा, जो राइटर वाला प्रोग्राम है राइटर, तो राइटर में आप अधिकतम जूम करते हो 600%। और आप कैल्क अगर यूज करते हो तो कैल्क में आपकी जो जूमिंग है वो 400% की है। और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का अगर आप उपयोग कर रहे हो तो इसमें जो जूमिंग है वो है 3000% की। इनको लेकर के ट्रिपल सी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये कुछ फैक्ट है, इनको याद कर लीजिएगा। चलते अगले क्वेश्चन में। पिन का विस्तृत रूप क्या होता है? परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, परमानेंट इन्फॉर्मेशन नंबर या फिर नन ऑफ द एबव। तो देखिए पिन का जो पूरा नाम होता है वो होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेबिट कार्ड में पिन कितने डिजिट का होता है? देखिए जो आपका एटीएम या डेबिट कार्ड होता है उसमें आप पिन बनाते हो तो वो पिन कितने नंबर का होता है? पिन होता है 4 नंबर का। आईएफएससी कोड में कितने डिजिट होते हैं? 12 होते हैं, 11 होते हैं, 14 होते हैं, 10 होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो याद कर लीजिएगा, 11 डिजिट का होता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड बोलते हैं इसको, तो इसको याद रखिएगा 11 डिजिट का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सही है? देखिए यहाँ पे जो लिखे गए हैं ये स्प्रेडशीट के फंक्शंस हैं, तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें सही है। तो सही का जो तरीका है वो ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, ये वाला। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। एक्सेल में या लिब्रे ऑफिस कैल्क में, जिसको हम दोनों को ही स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं, जब आप कोई फंक्शन लिखते हो तो पहले वो इक्वल निशान के साथ शुरू होता है, आप ब्रैकेट खोलते हो और यहाँ पर सेल रेंज लिखी जाती है। तो रेंज लिखने का जो तरीका है, जैसे अगर आपको A1 से लेकर के A4 की वैल्यू जोड़नी है तो A1 लिखना होगा और फिर A4 लिखना होगा। इसको हम A1 से A4 पढ़ते हैं, इसको हम रेंज के नाम से जानते हैं। और ये जो निशान यहाँ पे अनुपात वाला दिखाई पड़ रहा है, रेशियो वाला निशान दिखाई पड़ रहा है, इसको हम ऑपरेटर के नाम से जानते हैं, इसको रेंज ऑपरेटर कहा जाता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मैसेंजर किसका प्रोडक्ट है? गूगल का, फेसबुक का, माइक्रोसॉफ्ट का या इनमें से किसी का नहीं? तो देखिए मैसेंजर के थ्रू आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, रियल टाइम पर आप चैट कर सकते हैं, और ये जो होता है ये फेसबुक का प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एवरेज निकालने के लिए कौन सा फंक्शन सही है? एवरेज ये वाला या सी या फिर डी? तो देखिए एवरेज निकालने का जो सही फंक्शन है वो होगा ये। एवरेज निकालने का जो सही फंक्शन है, आप इसको इस तरह से लिख लीजिएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। रुपए कार्ड किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो रुपए कार्ड आरबीआई द्वारा विकसित किया गया है, या यूआईडीएआई के थ्रू, या फिर एनपीसीआई, या इनमें से कोई नहीं। तो रुपए कार्ड को डेवलप किया है एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, विंडोज़ 10 एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। तो देखिए पहले आपको ये पता होना चाहिए ओपन सोर्स क्या होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनको यूज़ करने के लिए हमें लाइसेंस फीस नहीं देनी पड़ती है, और जो इनकी कोडिंग होती है ना, जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं, वो पब्लिक डोमेन में सबके लिए उपलब्ध होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स कहलाते हैं। ओपन सोर्स के जो फादर हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयरों के जो फादर हैं, उनको रिचर्ड स्टॉलमैन के नाम से जाना जाता है, उनको रिचर्ड स्टॉलमैन कहते हैं, और ये ओपन सोर्स के फादर हैं। इन्होंने सबसे पहले ओपन सोर्स सॉफ्टवेयरों का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू किया था सन 1985 से। तो ओपन सोर्स के अंतर्गत अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर जानना चाहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के, तो इसके अंतर्गत आता है लाइनेक्स है, उबंटू है, इसी के परिवार का है। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप किया गया एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर से, इसलिए यह ओपन सोर्स का उदाहरण नहीं है। तो कुल मिलाकर के इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा फॉल्स।
अमेरिकन डेबिट कार्ड में CVV कितने डिजिट का होता है? देखिए जब आप ATM अपना यूज़ किए होंगे जिसको डेबिट कार्ड कहते हैं, तो ATM के पीछे एक CVV करके ऐसे डिजिट लिखी रहती है। तो भारतीय जो ATM की सर्विसेज प्रदान करने वाली जो कंपनी है उसमें जो CVV नंबर होता है वो 3 डिजिट का होता है, और अमेरिकन डेबिट कार्ड में एक अंतर है, वो 4 डिजिट का होता है, इसको याद रखिएगा। CVV का मतलब कार्ड वेरीफाइड वैल्यू होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। डेबिट कार्ड में एक्सपायरी दर्शाते हैं कैसे? तो आपने अपने डेबिट कार्ड में देखा होगा एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो MMYY के फॉर्मेट में होता है, MMYY के फॉर्मेट में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। TCP IP में कितनी लेयर होती हैं? देखिए TCP IP एक प्रोटोकॉल है। TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशंस कंट्रोल प्रोटोकॉल है और IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो इसमें पूछा जा रहा है कितनी लेयर होती हैं। देखिए जो आपका ये डेटा ट्रांसफ़र होता है ना एक जगह से दूसरी जगह पर, मान लीजिए A से B की तरफ ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल डेवलप किए गए हैं कि कैसे डेटा यहाँ से निकल करके B की तरफ जाता है। तो इसमें आती हैं 4 लेयर। TCP में 4 लेयर होती हैं। सबसे पहले फिजिकल होती है, फिर डेटा लिंक लेयर होती है, उसके बाद नेटवर्क है, और फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशंस की लेयर होती है। अगर यही बात हम OSI मॉडल में करें, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस के मॉडल में करें, तो इसमें होती हैं 7 लेयर, 7 लेयर्स पर ये बेस्ड मॉडल होता है। देखिए ये वाला जो मॉडल मैं बता रहा हूँ इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप एक जगह से डेटा B की तरफ भेजना चाहते हैं, यानी इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर भेजना चाहते हैं, तो ये कैसे डेटा यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र होगा, उसी को लेकर के ये एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल डेवलप किया गया है। OSI में होती हैं 7 लेयर। तो सबसे पहली जो लेयर होती है वो फिजिकल होती है, दूसरी डेटा लिंक होती है, तीसरी आपकी नेटवर्क होती है, चौथी ट्रांसपोर्टेशन लेयर होती है, पांचवी जो लेयर होती है वो सेशन है, छठवीं लेयर प्रेजेंटेशन है, और सातवीं लेयर एप्लीकेशन लेयर की होती है। इसके बारे में और पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर इससे संबंधित वीडियो अपलोड है, आप वहाँ जा करके इसको देख सकते हैं। कंप्यूटर में ट्रोजन शब्द क्या दर्शाता है? तो देखिए ट्रोजन शब्द सॉफ्टवेयर है, मॉलवेयर है, वॉर्म है, या नन ऑफ द एबव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, एक बैडवेयर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? तो वो SMTP है, POP है, FTP है, STTP है। तो देखिए ये जो SMTP है इसका पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये ईमेल को भेजने का प्रोटोकॉल है। अगर आप इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को मेल भेज रहे हो तो ये मेल को भेजने का काम करता है SMTP। और POP3 जो होता है ना वह मेल को रिसीव करने का काम करता है। इसका पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है। तो इसका मतलब हुआ कि इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाता है। बाकी के जो दोनों ऑप्शन है वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स है और एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ये वाला जो प्रोटोकॉल होता है वो WWW के साथ काम करता है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के साथ वर्क करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित कर देता है? तो देखिए कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है ना उसमें मुख्यतः 2 प्रकार की लैंग्वेज है। एक है तो मशीन लैंग्वेज जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज में एक और जनरेशन आ जाती है जिसको कहते हैं असेंबली भाषा की, असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेजेस जो होती है वो एक तरह का न्यूमेरिक कोड के माध्यम से लिखी जाती है। अंग्रेजी के वर्ड्स होते हैं और 0 1 भी सब मिला करके इस तरह से कोडिंग की जाती है। इसको 0 और 1 में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम का उपयोग करना पड़ता है जिसका नाम होता है असेंबलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ईमेल में इस्तेमाल करने के लिए पहली बार किस वर्ष @ का उपयोग किया गया? सन 1976 में, 75 में, 74 में या 72 में? तो ये वाला देखिए फैक्चुअल सवाल है, इसको आप सीधे याद कर लीजिएगा, सन 1972 में। ईमेल के इन्वेंटर जो है ना वो हैं रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ने सबसे पहले ईमेल को डेवलप किया 1971 में, 1971 में। नाम याद रखिएगा, रे टॉमलिंसन ये है। आपको मालूम होगा 1969 में जब इंटरनेट के लिए पहला नेटवर्क बना ARPANET, ARPANET, इसका फुल फॉर्म CCC में बहुत बार पूछा गया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो इसी नेटवर्क पर ईमेल सिस्टम को भी टेस्ट किया गया था कि कैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर मैसेज भेज पाएंगे। आपको पता होगा ईमेल एड्रेस में 2 हिस्से होते हैं, एक होता है यूजर का नाम और दूसरा होता है डोमेन नेम। ये डोमेन और यूजर सेपरेट होती हैं @ के सिंबल के थ्रू। तो डोमेन का मतलब जैसे मान लीजिए कि मेरी ईमेल है हैरी
harry9452@gmail.com। तो harry9452 ये जो आगे का एड्रेस है ये हो जाएगा यूज़र नेम, और इसको अलग करेंगे हम @ से gmail.com के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद देखते हैं 19वां क्वेश्चन। इंडियन सुपर कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? विजय भाटकर को, नंदन नीलकोनी को, जयंती नारिलकर को, या इनमें से किसी को नहीं? तो देखिए, इंडियन सुपर कंप्यूटर के जो पिता हैं वो विजय भाटकर हैं, इनका नाम याद रखिएगा। इन्हें इंडियन सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। भारत की तरफ से सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बना था उसका नाम था परम। परम, PRAM। परम का मतलब है पैरेलल मशीन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कौन सा ऑपरेशन कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है? कंट्रोल, आउटपुट, इनपुट या अंडरस्टैंड? तो इसमें जो विकल्प दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड जैसा ऑपरेशन कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता। देखिए, कंप्यूटर बेसिकली 4 फंक्शन करता है। सबसे पहला होता है इनपुट। इनपुट का काम, इनपुट का मतलब क्या हुआ कि जो डेटा होता है ना और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में एंटर्ड किया जाता है कीबोर्ड, माउस, इनके मदद से। उसके बाद जब ये डेटा कंप्यूटर में आ जाता है तो जाकर के हमारी जो मेमोरी होती है ना, जैसे कि रैम, प्राइमरी मेमोरी है, इनमें जाकर के स्टोर हो जाता है, और यहाँ से स्टोर होने के बाद ये जाता है प्रोसेस होने के लिए। प्रोसेस होगा प्रोसेसिंग यूनिट में, और जब प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी तब ये आउटपुट दिखाने के लिए आउटपुट यूनिट की तरफ चला जाता है। यानी कुल मिलाकर के 4 काम: इनपुट करना, इसको स्टोर करना, फिर प्रोसेस करना, फिर आउटपुट दिखाना। तो इस प्रकार से ऊपर के 3 विकल्प तो सही हैं, अंडरस्टैंड का काम यहाँ पे ये नहीं करता है। बस आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा आपको लगा, और लाइक कर दीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।